हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है जिसमें हम पीजीटी एग्ज़ाम के, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, DSSB पीजीटी हो या EMRS में पूछे जाने वाले पीजीटी हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इस क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन को, उसके एक्सप्लेनेशन आपके सभी एग्ज़ाम में साइंस जिसमें भी पूछा जाता है सब में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोटोजोआ। आपको बता दें, प्रोटोजोआ के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछे गए हों, चाहे वो जहाँ का भी पीजीटी रहा हो पूरे इंडिया में, चाहे वो बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, एमपी पीजीटी, DSSB पीजीटी, EMRS पीजीटी, कहीं से भी पूछा गया हो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो कभी बिहार पीजीटी में पूछा गया वो आगे चलकर यूपी पीजीटी में पूछा जा सकता है, या फिर यूपी पीजीटी के ही पे क्वेश्चन जो है वो हमारे यूपी पीजीटी के 2-4 साल बाद पे क्वेश्चन जो है वो रिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज जो है इसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। आपको पता है, प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का एक टॉपिक है। प्रोटोजोआ, जिसमें एनिमल किंगडम में हम प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सारे जितने भी फाइलम है उसको हम पढ़ेंगे। हेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, एक्स्क्लेहेलमिंथिस, सारे जो कॉर्डेटा, मतलब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल किंगडम के हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रोटोजोआ के क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो हम प्रोटोजोआ के बारे में पहले जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। थोड़ा सा अगर हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो हम इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो प्रोटॉन्स और जोआंस से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोजोआ दो वर्ड मिलकर, प्रोटॉन्स और जोआंस, प्रोटोज और जोआंस से मिलकर बना हुआ है। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट यानी कि प्रिमिटिव, और जोआंस का अर्थ होता है एनिमल, यानी कि एनिमल किंगडम में हम जिसकी स्टडी सबसे पहले करते हैं उसको हम टर्म प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। ये जो हमारा टर्म प्रोटोजोआ है इसको दिया था गोल्डफस ने। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने दिया था। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटोजोआ की जो स्टडी है इसको हम प्रोटोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, और इसकी जो स्टडी करते हैं, यानी कि जो प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं, उनको हम प्रोटोजूलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटोजूलॉजी होता है और स्टडी करने वालों को प्रोटोजूलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर। वन बाय वन हम इसके जनरल कैरेक्टर को देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए। ठीक है, जनरल फीचर्स की बात करें तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है, और इसका जो मेंबर है वो यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक क्या है ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेंबर होता है, प्रोटोजोआ का मेंबर जो होता है वो यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, जो प्रोटोजोआ है वो जो होता है कॉस्मोपोलेंट होता है।
इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, प्रोटोजोआ का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। या कहीं पे पाया जाता है, कहीं पे नहीं पाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है, यह प्रत्येक जगह पर पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको कॉस्मोपोलेंट कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ को कॉस्मोपोलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको कॉस्मोपोलेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की। जो प्रोटोजोआ है, अभी हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत सभी स्पीसीज की बात कर रहे हैं। जो प्रोटोजोआ है इसका जो हैबिटेट है, मतलब ये रहता कहाँ है, तो ये फ्रेश और मैराइन दोनों में पाया जाता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि अमीबा जो है ये फ्री लिविंग है और ये सिम्बायोटिक नेचर शो करता है। जो सिम्बायोटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं, उसमें ट्राइकोनिम्फा का नाम आता है, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा का नाम आता है। फिर हम बात करें, ये जो प्रोटोजोआ है ये पॉलियोनोमा होता है, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा पॉलियोनोमा ये इसके जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये कॉमेंसलिज्म भी शो करते हैं। कॉमेंसलिज्म जो शो करते हैं वो इसकी एक स्पीसीज है, वो है एंट अमीबा इकोलाई जो होता है, ये कॉमेंसलिज्म शो करता है। साथ ही साथ प्रोटोजोआ पैरासिटिक भी होते हैं। अब ये क्या क्या हो गए, फ्री लिविंग हो गए, सिम्बायोटिक हो गए, कॉमेंसलिज्म शो करते हैं और पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके बॉडी कवरिंग की, तो आपको बता दें इसकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो, इसकी बॉडी कवरिंग विद प्रोटीन से भी होती है, मतलब इसकी जो कवर होती है वो प्रोटीन से भी होती है और सेल भी होती है, सेल यानी कवच भी पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, मे बी कवर्ड विद प्रोटीन कॉजेज, मतलब लेयर कॉल्ड एज पेलिकल, जो प्रोटीन से कवर होती है उसको पेलिकल लेयर कहा जाता है। इसकी जो प्रजातियां हैं जैसे यूग्लिना पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो पेलिकल की होती है, यानी प्रोटीन की बनी होती है। वहीं पे बात करें कुछ और प्रजातियां जैसे ऑर्सेला, डिफ्यूजिया, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है ये कवच की बनी होती है, यानी कवर्ड विथ सेल होते हैं, मतलब ये सेल्ड प्रोटोजोआ होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्ड प्रोटोजोआ के अंतर्गत किसको रखा जाता है। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा या ऑर्सेला। तो आपको बता दें सेल्ड प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऑर्सेला को रखा जाता है, डिफ्यूजिया को रखा जाता है, एक्टिनोफायर्सी को रखा जाता है, और इसको आप सेल्ड प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो सेल्ड की यानी कवच की बनी होती है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इसके फीचर हैं, और बाकी डिस्कशन हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्टिंग इनहिबिटिंग ड्रग्स इन इंजेक्ट इनटू एन अमीबा इज मूवमेंट विल, यानी अवीमा में यदि एक्टिन यानी अवरोधित वाली सुई, औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति में क्या बदलाव होगा, तुरंत रुक जाएगी या दुर्गत हो जाएगी या फिर मंदत हो जाएगी यानी स्लोअर हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमीबा में यदि हम इनहिबिटिंग ड्रग्स की इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि तुरंत ही अमीबा की गति जो है वो रुक जाएगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमीबा की गति क्या होगी, वो तुरंत ही रुक जाएगी अगर इसमें हम इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग्स वाला तो, ठीक है। देखिए अमीबा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर आपसे बात की जाए कि हमारा जो बॉडी है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसका जवाब है हमारी जो बॉडी है वो 37.2 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बात करें अगर अमीबा की, तो जो ये अमीबा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका सारा फंक्शन, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो फीडिंग हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, सिंगल सेल पर ही डिपेंड करता है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। या दुर्गत हो जाएगी या फिर मंदत हो जाएगी यानी स्लोअर हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमीबा में यदि हम
इनहेबिटिंग ड्रग्स की इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि तुरंत ही अमीबा की गति जो है वो रुक जाएगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। अमीबा की गति क्या होगी, वो तुरंत ही रुक जाएगी अगर इसमें हम इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग्स वाला तो। ठीक है, देखिए अमीबा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर आपसे बात की जाए कि हमारा जो बॉडी है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसका जवाब है हमारी जो बॉडी है वो 37.2 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बात करें अगर अमीबा की, तो जो ये अमीबा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका सारा फंक्शन, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो फीडिंग हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, सिंगल सेल पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक। देखिए आपको बता दें हमारे जो एनिमल सेल होते हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रत्येक प्रोकैरियोटिक, अगर वो कोई भी एनिमल है अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो वो यूनिसेलुलर होगा। इसमें बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को रखा जाता है। ठीक है, वही बात करें यूकैरियोटिक जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट विज्ञान को अपवादों का विज्ञान कहा जाता है, तो इसमें अपवाद भी है। यूकैरियोटिक में आपको सिंगल सेल एनिमल देखने को मिल जाएंगे और उसी के अंतर्गत आपका अमीबा आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अमीबा यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, तो अमीबा आपका यूकैरियोटिक है। सिंगल सेल की वजह से आप इसे प्रोकैरियोटिक में लगाकर नहीं आएंगे, क्योंकि अमीबा हमारा यूकैरियोटिक सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल है। ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल कहा जाता है। इसे अमीबॉइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लोकोमोशन होता है वो अमीबॉइड तरीके से होता है, यानी ये अपनी बॉडी को शेप को चेंज करके लोकोमोशन करता है, जिसे अमीबॉइड लोकोमोशन कहा जाता है, इसलिए इसको अमीबॉइड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाए जाते हैं। तो स्पेशली बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल है, जैसे पाउंड और रिवर में पाया जाता है। इसका साइज़ बहुत ही वेरिएबल होता है, यानी इसका जो आकार होता है वो इसके स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, कहीं पे बहुत छोटा तो कहीं पे बहुत बड़ा इसकी साइज होती है। इसके जो शेप होते हैं, इसके जो बॉडी का शेप है वो भी फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होता रहता है। अमीबा इकलौता ऐसा जीव है जो अमर है। आप, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जीव है जो अमर है, तो अमीबा इकलौता ऐसा जीव है पूरे वर्ल्ड में जो अमर है, जो कभी ना मरता है, ना कभी ख़त्म होता है, ना इसका विनाश होता है। ठीक है, इसीलिए इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पूरे विश्व में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे अमीबा के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वो क्या क्या हैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इसमें गोल्गी बॉडी वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन जो इसके इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स हैं वो है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अमीबा का जो मूवमेंट होता है ये फ्री मूवमेंट होता है, और ये अपने स्यूडोपोडिया यानी जो इसका फाल्स लेग होता है स्यूडोपोडिया, उसके द्वारा मूवमेंट करता है, और इसी से ये फीडिंग भी करता है। ठीक है, यदि इसी स्यूडोपोडिया में एक्टिन ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसकी गति जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। आई होप सो आपको अमीबा के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो पता चल गई होगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग इन स्पोरोजोअन्स इज। स्पोरोजोअन्स में भक्षण होता है, ऑप्शन दिया हुआ है बाई साइटोसोम, ऑटोट्रॉफिक, बाई माइक्रोपोर्स या सीलियरली। यानी जो हमारे स्पोरोजोअन्स हैं वो फीडिंग किसके द्वारा करते हैं, तो आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बाई माइक्रोपोर्स। जो स्पोरोजोअन्स हैं ये माइक्रोपोर्स के द्वारा फीडिंग करते हैं। ठीक है, स्पोरोजोअन्स जो होते हैं वो माइक्रोपोर्स के द्वारा फीडिंग करते हैं, जिसे आप सूक्ष्म रंध्र के नाम से जानते हैं। स्पोरोजोअन्स को एपी कॉम्प्लेक्सा भी कहा जाता है। एपी कॉम्प्लेक्सा के नाम से भी स्पोरोजोअन्स को जाना जाता है।
स्पोरोजोआ एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है लोकोमोशन के बेस पे। उसी का एक पार्ट होता है स्पोरोजोआ। आपको बता दें जो हमारा प्रोटोजोआ है इसको लोकोमोशन के बेस पे यानी गति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है स्यूडोपोडिया। ऐसे एनिमल जो स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करते हैं उन्हें स्यूडोपोडिया एनिमल कहा गया है, जैसे अमीबा। फिर आता है सीलिया। ऐसे एनिमल जो सीलिया के द्वारा लोकोमोशन करते हैं उन्हें सीलिया के अंतर्गत रखा गया, जैसे कि पैरामीशियम। फिर फ्लैजला। ऐसे एनिमल जो फ्लैजला के द्वारा लोकोमोशन करते हैं उन्हें फ्लैजला के अंतर्गत रखा गया, जैसे ट्रिप्नोसोमा। फिर स्पोर। ऐसे एनिमल जो स्पोर के द्वारा लोकोमोशन करते हैं उसे स्पोरोजोवंस के अंतर्गत रखा गया और इसी के अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया स्पोरोजोआ क्या है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का ही एक भाग है और ये स्पोर के द्वारा लोकोमोशन करता है, इसलिए इसको स्पोरोजोवंस कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत प्लाज्मोडियम को रखा जाता है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा कि जो स्पोरोजोवंस होते हैं वो सूक्ष्म रंध्रों यानी माइक्रोपोर्स के द्वारा क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which among the following protozoa is not an example of endoparasite? निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपैराजीवी का उदाहरण नहीं है। आपको यहाँ 4 प्रोटोजोआ के नाम दिए हुए हैं। ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिशमैनिया डोंडोवानी, हाइड्राविया हाइड्रोक्सेना। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 परजीवी यानी जो इंडोपैरासाइट हैं, ये चारों ही प्रोटोजोअन्स हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा इंडोपैरासाइट नहीं है, यानी कि कौन सा बाह्य पैरासाइट है। तो ये आप देख रहे हैं आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसको यहाँ कर देते हैं, हाइड्रामिविया हाइड्रोक्सेना। इसका सही जवाब है हाइड्रामीवा हाइड्रोक्सेना। ठीक है, हाइड्रामीवा हाइड्रोक्सेना ये प्रोटोजोआ की ही एक प्रजाति है, लेकिन ये इंडोपैरासाइट ना होकर एक्टोपैरासाइट है। कैसा है, एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, जो बाकी के 3 हैं वो जैसे ये इंडोपैरासाइट है, ये भी आपके प्रोटोजोअन्स ही हैं लेकिन ये इंडोपैरासाइट है। बल्कि बात करें हाइड्रामीवा हाइड्रोक्सेना की तो ये एक्टोपैरासाइट है और ये एपिडर्मल सेल पर ही भोजन प्राप्त करता है। एपिडर्मल सेल यानी जो सबसे बाहरी परत है उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे कुछ इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ जानकारी दी हुई है जिसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ। आई होप सो आप लोग इसको रीड कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में दिया है। आगे हम मलेरिया के क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। Which among the following disease is caused by a protozoans? मतलब यहाँ पे 4 बीमारियों के नाम, 4 डिजीज के नाम दिए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बीमारी है, कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्या वो निमोनिया है, मलेरिया है, कॉमन कोल्ड है या टाइफाइड है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि मलेरिया। मलेरिया जो रोग है ये ना बैक्टीरिया से फैलता है, ना फंजाई से फैलता है और ना ही किसी एल्गी से फैलता है, बल्कि मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ का एक सब ग्रुप है स्पैरोजोआ, जो अभी मैंने आपको बताया था आगे के क्वेश्चन में। स्पैरोजोआ ये प्रोटोजोआ का ही एक सब ग्रुप है और इसी के अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेशी हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम मैलेरी हो गया। ये प्लाज्मोडियम की 4 जो प्रजातियां हैं, जो 4 सब स्पीसीज हैं, ये मलेरिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, मलेरिया का फैलाने का कारण बनती हैं। और जो मलेरिया रोग का वाहक होता है ये एक मच्छर होता है। आप सभी को पता होगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग को फैलाता है। ये जो प्लाज्मोडियम के
प्रोटोजोअन्स होते हैं ये मलेरिया रोग को फैलाते हैं। इनके द्वारा मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य कौन करता है? तो मादा एनाफिलिस यानी कि फीमेल एनाफिलिस जो मच्छर होती है वो मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, यानी कि अमीबा के स्यूडोपोडिया की कचाफ गोपर का निर्माण होता है। यानी कि हाइलिन कैप, अमीबा के जो स्यूडोपोडिया में हाइलिन कैप पाया जाता है उसका निर्माण कहाँ से होता है? ऑप्शन दिया हुआ है एक्टोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या ऑल ऑफ एबव। यानी कि आपसे पूछा गया है जो अमीबा के स्यूडोपोडिया में हाइलिन कैप पाया जाता है उसका निर्माण कहाँ से होता है? क्या अमीबा के बॉडी के एक्टोप्लाज्म से होता है यानी बाहरी परत से होता है, मीजोप्लाज्म यानी बीच वाली परत से होता है, या एंडोप्लाज्म यानी आंतरिक परत से होता है? तो इसका सही जवाब है जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो एक्टोप्लाज्म से होता है। हाइलिन कैप का निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। अमीबा के स्यूडोपोडिया का जो हाइलिन कैप है उसका निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। ठीक है, अमीबा में लोकोमोशन के दौरान कोशिका का प्रमुख किनारा यानी जो लेइंग एज होता है वो पारदर्शी हाइलोप्लाज्म का एक क्षेत्र दिखाता है जो पानी की सतह साफ दिखाता है। ये पारदर्शी होता है, इसकी वजह से पानी का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और यह हाइलोप्लाज्म एक हाइलिन क्रेशट बनाता है। इसी हाइलोप्लाज्म एक हाइलिन क्रेशट का निर्माण करता है जिसे आमतौर पर हाइलिन कैप के नाम से जाना जाता है और यह लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आई होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ये हमारे आगे के क्वेश्चन है, इनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।